हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। द स्पिरिट ऑफ 1971 इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों पे, क्या दोनों के बीच में चैलेंजेस आने वाले हैं, वाटर जो डिस्प्यूट चल रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल आर्टिकल है। आज का क्विज आपको दिखा रहे हैं। अब इस आर्टिकल को सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करना है, ग्रामर वोकैब को साथ में लेते हुए चलना है, और जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे इस क्विज में आपको अप्लाई करना है। 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। क्लास को शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा द स्पिरिट ऑफ 1971। देखिए, बांग्लादेश अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो आज़ाद हुआ था 16 दिसंबर 1971 को, है ना। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से आज़ाद होने में सबसे बड़ा हाथ रहा था इंडिया का। इंडिया के कोऑपरेशन से, मुक्ति वाहिनी सेना की वजह से बांग्लादेश अपनी आज़ादी ले पाया। आज़ादी के ठीक बाद बांग्लादेश ने एक अग्रीमेंट साइन किया, एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट इंडिया के साथ में, और उस अग्रीमेंट का नाम था द स्पिरिट ऑफ 1971, जिसमें दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे से वादा किया कि फ्यूचर में कैसे अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे, इंडिया और बांग्लादेश। कह रहे आज इसी डॉक्यूमेंट को हमें फिर से देखने की ज़रूरत है, इसके हिसाब से ही हमारे दोनों कंट्रीज़ की रिलेशंस आगे बढ़ने चाहिए। बात आ गई समझ में? तो ये एक अग्रीमेंट का नाम है स्पिरिट ऑफ 1971। अब देखो, टाइटल पैराग्राफ से समझेंगे उसमें क्या करना चाहिए हमें। कह रहे इंडिया एंड बांग्लादेश मस्ट फोकस ऑन फ्यूचर कोऑपरेशन बेस्ड ऑन पास्ट पार्टनरशिप। कह रहे दोनों ही कंट्रीज़ को, इंडिया को और बांग्लादेश को, दोनों को फोकस करना चाहिए, अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और किस पे? ऑन लगा के बता रहे, आगे आने वाली कोऑपरेशन पे, फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर में आने वाले सहयोग से। और कौन सा सहयोग है, कौन सा कोऑपरेशन है? ये वो कोऑपरेशन है जो बेस्ड ऑन होगा, जो आधारित होगा पुरानी पास्ट पार्टनरशिप पे, जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ 1971। तो आगे हमारे जो रिश्ते हैं इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से चलेंगे ना, तो बहुत अच्छे से चलने वाले हैं। चलिए, समझ में आ गया सेंटेंस। इंडिया बांग्लादेश दोनों की वर्ब है मस्ट फोकस, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जब भी आप मॉडल वर्ब्स को देखते हैं तो एक चीज़ याद रखते हैं कि इनके बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। सेंटेंस के सब्जेक्ट से अब इस वर्ब का कोई कनेक्शन नहीं रह गया। मॉडल के बाद में हमेशा फोकस आएगा, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। फोकस और कंसंट्रेट दो ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में हमेशा ऑन लगाएं। अक्सर आपका एग्जामिनर आपको ऐड लगा के देता है, फोकस ऐड समथिंग, कंसंट्रेट ऐड समथिंग। गलत है ये, फोकस ऑन या कंसंट्रेट ऑन। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि ये फ्री के मार्क्स बन जाएं आपके एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस देखो आपको दिखें और फटाफट आप उनको स्कोर करो, है ना। बेस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वो कोऑपरेशन जो बेस्ड है, आधारित है ना, V3 पास्ट पार्टिसिपल का काम करती है। चलिए, सिंपल सा ये आर्टिकल है, जल्दी से इसकी वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि सब लोग इसको स्मूथली पढ़ पाएँ। और उसी के साथ में ये एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो लास्ट मोमेंट तक आपको पता ही नहीं होगा मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ इंप्रूव करना है। और मॉक टेस्ट के लिए मैं सभी को रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com। अब ये सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं है, मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है। मैं वही चीज़ें प्रमोट करूँगा जो मैं खुद भी यूज़ करूँगा। टेक्स्टबुक की एक ही खूबी है, सारे एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज इन्होंने बनाया हुआ है, अफोर्डेबल। 45,000 मॉक टेस्ट इसमें आपको मिल जाते हैं। अब इसमें SSC, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, एक ही पैकेज में सारे एग्जाम्स कंबाइंड है। अब ये सारे मॉक टेस्ट तकरीबन 41,000 हो चुके हैं। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ 399 में, और 3 साल की वैलिडिटी के साथ में 599 में। लेकिन याद रखें, इस पे आपको मिलता है एडिशनल ऑफ अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10। कोड को यूज़ करने से 1 साल का मॉक टेस्ट पैक आपको मिलता है 360 में, और 3 साल का आपको मिलता है 540 में। कमेंट सेक्शन में लिंक डाल रहा हूँ टेक्स्टबुक का, कोड लगा के फ़ायदा ज़रूर उठाएं जी। प्रमोशन हो गया। अब आ जाओ जल्दी से अपनी वोकैब शीट के ऊपर। 4-5 वर्ड्स हैं, 2-3 नए, 1-2 पुराने। ये टर्माइट वर्ड मैंने आपको 3-4 दिन पहले करवाया था, आज फिर से आ गया है। टर्माइट का मतलब होता है कीड़े। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो टर्माइट का मतलब होता है दीमक, है ना, दीमक। द सोफ़ा वॉज ईटन बाय टर्माइट्स एंड नीडेड अ रेनोवेशन। सोफ़ा जो है खा लिया गया था पैसिव वॉइस में दीमक के द्वारा, और इसको एक रिपेयर या रेनोवेशन की ज़रूरत थी। टर्माइट को वर्मिन भी बोलते हैं। वर्मिन मतलब कीड़े। ध्यान ये रखना है, वर्मिन वर्ड हमेशा प्लूरल होता है। जैसे पीपल है, पुलिस है
है ना, वैसे ही वर्मिन वर्ड है, हमेशा प्लूरल वर्ब की तरह यूज़ होता है। कैटल है, ये नाउन चैप्टर में कर चुके हो ना आप। चलो, टर्माइट वर्ड आर्टिकल में आएगा। फिर ये रिटोरिक वर्ड है, ये आप बार बार देखते रहते हो। इसका मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें लेकिन एम्प्टी टॉक, जो हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं ना, मैं ऐसा कर दूंगा, फलाना ढिमकाना, करते कुछ भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं रिटोरिक। इसको ग्रैंडिलोक्वेंस भी बोलते हैं। ग्रैंड मतलब बड़ा, लोक्वेंस मतलब बोल, यानी कि बड़े बोल। इसको मैग्नीलोक्वेंस भी बोलते हैं। मैग्ना मतलब भी बड़ा, लोक्वेंस मतलब बोल यानी बड़े बोल। एम्बेलिशमेंट और बोल्डरनेस इसके सिनोनिम है। इन दोनों का मतलब होता है सजावट के साथ बातचीत करना, अपनी बातचीत में मिर्च मसाला लगा के उसको बड़ा बना देना। तो रिटोरिक नाम का वर्ड जिसके ये सारे सिनोनिम्स हैं, आज आर्टिकल में आप देखेंगे। डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स, लिटिल हैज चेंज सो फार। बावजूद बड़ी बड़ी बातों के, रिफॉर्म्स को लेकर के, सुधारों को, अभी तक ना के बराबर ही कुछ बदला है। लिटिल हैज़ चेंज्ड सो फार, लिटिल का मतलब है ना के बराबर। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बेंट। कुछ लोग इन क्लासेस को सिर्फ मोबाइल पे चलाते हैं, स्क्रीन्स बहुत छोटी होती हैं तो ये ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, या तो पीसी पे चलाओ ताकि आप देख पाओ, नहीं तो इस शीट को आप डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये रखी हुई है, ग्रुप को ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम में जाके सर्च करना है @YourEnglish Tutor, जैसा ऊपर लिखा हुआ है। जैसे ही सर्च करोगे जो पहला ग्रुप दिखेगा वहाँ पे आपको ज्वाइन करके इस जो शीट को रोज़ डाउनलोड करना है, तो वहाँ से खुद ही पढ़ लिया करो, है ना। नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसके दो मीनिंग्स हैं। पहला, इनकम्बेंट का मीनिंग होता है ऐसा आदमी जो सत्ता में बैठा हो, पावर में बैठा हो। जैसे इनकम्बेंट पीएम वो हैं जो अभी पावर में, सत्ता में काबिज हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी साहब। जैसे इनकम्बेंट सीएम कहीं के होंगे जो अभी सत्ता में बैठे होंगे, है ना। ये तो हो गया पहला मीनिंग। दूसरा इसका मीनिंग होता है आपकी नेसेसरी ड्यूटी, ऐसा फ़र्ज जो आपको निभाना ही चाहिए। तो दोनों ही तरीके से एक ही वर्ड यूज़ होता है। जब भी ये नेसेसरी ड्यूटी के तौर पे यूज़ होगा तो इनकम्बेंट के बाद में ऑन या अपॉन लगा हुआ आपको मिलेगा। यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं। द इनकम्बेंट सीएम हैड टू रिज़ाइन। सत्ता में काबिज चीफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा। आ गई बात समझ में, इनकम्बेंट सीएम। अब दूसरे तरीके से देखो, इट इज़ इनकम्बेंट ऑन या अपॉन द जुडिशरी टू डिलीवर जस्टिस टू द इनोसेंट्स। ये इनकम्बेंट ऑन है या अपॉन है, ये नेसेसरी ड्यूटी है हमारी न्यायपालिका की कि हम जस्टिस दें, न्याय दें इनोसेंट्स को, जो लोग इनोसेंट है ना, जिन्होंने कुछ क्राइम नहीं किया है। आगे बात समझ में। तो ऑन या अपॉन जब भी इसके बाद में दिखे तो समझ जाना दूसरा वाला मीनिंग यूज़ हो रहा है, नेसेसरी ड्यूटी वाला। अब जितनी रीडिंग करोगे उतनी बार आपको ये मिलेगा और आपके दिमाग में बैठेगा, तो रीडिंग जो है पैरामाउंट है। सेकंड लास्ट वर्ड है एल्यूसिव। एल्यूसिव क्या होता है, जैसे हाथ से रेत फिसलती है ना, तो रेत बड़ी एल्यूसिव होती है। स्लिपरी बोलते हैं ना, इवेसिव, स्लिपरी, जो हाथ से फिसल जाए, जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो, वो होता है एल्यूसिव। बस इसको रेत से यानी सैंड से कन्वर्ट जो है कनेक्ट करके रखना। रेगिस्तान में कभी गए हो आप डेजर्ट में, तो सैंड को हाथ में पकड़ना, जितना आप उसको मुट्ठी में दबाओगे उतनी वो ज़्यादा आपके हाथ से फिसलती हुई चली जाएगी। द पुलिस वर फाइनली एबल टू नैब द एल्यूसिव थीव्स। पुलिस वाले फाइनली एबल थे पकड़ने में, नैब करने में, हाथ से फिसल जाने वाले इन चोरों को। चलो, ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। लास्ट वर्ड है इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब होता है अनफ्रेंडली या अनफेवरेबल, जो आपके लिए हॉस्टाइल हो, जो आपके लिए दुश्मनी रखता हो, एंटागनिस्टिक हो, ठीक है। द न्यू लॉ इज़ इनिमिकल टू प्रेस फ्रीडम। ये नया कानून जो है हॉस्टाइल है, अनफेवरेबल है प्रेस की फ्रीडम के लिए, पत्रकारिता की आज़ादी के लिए। इनिमिकल एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद में हमेशा टू आएगा। वैसे भी इनिमिकल, इंजूरियस, अनफ्रेंडली, है ना, ये सारे वर्ड्स हमेशा अपने बाद में टू लेते हैं ना। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, इस तरीके से इनके बाद में टू हमेशा लगाया जाता है। चलिए, 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए हैं। अब आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको चीज़ें स्मूथली समझ में आएंगी। अब एक काम करेंगे, एक समरी आपको दे दें आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। जो बांग्लादेश के पहले पीएम थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी हैं। मुजीबुर रहमान ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था 1971 में, यानी उनके बांग्लादेश ने, जिसमें इंडिया के साथ कोऑपरेशन की बात की गई थी हर मामले पे, चाहे वो माइनॉरिटीज़ की बात हो, चाहे पानी का विवाद हो, चाहे बॉर्डर डिस्प्यूट हो। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि आज इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं जितना इस डॉक्यूमेंट में सोचे गए थे। और उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है, वाटर डिस्प्यूट। बहुत सारी नदियाँ हैं जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों से होकर गुजरती हैं और उनके पानी का डिस्प्यूट आज भी दोनों कंट्रीज़ में जारी है।
अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम 1971 का वो डॉक्यूमेंट खोलें, उसके हिसाब से ही आगे अपने रिश्ते को बढ़ाएं। अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो सारे डिस्प्यूट्स धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। ये मैसेज ये आर्टिकल आपको देना चाहता है। बस सिंपल सा ये आर्टिकल है ना, सिंपल सी आपको समरी मैंने बता दी। आज की टोन है सजेस्ट कर रहा है दोनों कंट्रीज़ को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अब शुरू करेंगे आर्टिकल को। चलिए, कह रहे बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना's ongoing state visit to India and meeting with the Prime Minister Modi, Narendra Modi, have resulted in positive outcomes and 7 agreements। कह रहे बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शेख हसीना, कह रहे शेख हसीना की जो ऑन गोइंग स्टेट विजिट है, ऑन गोइंग का मतलब है जो जारी है, स्टेट विजिट का मतलब है जो एज अ कंट्री जो विजिट कर रही हैं शेख हसीना। घूमने नहीं आई हैं इंडिया में, लाल किला देखने नहीं आई हैं, ये बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया के अंदर आई हैं। तो कह रहे हैं इनकी जो स्टेट विजिट है और किसके लिए, इंडिया के अंदर। और कह रहे हैं इनकी जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में, कह रहा है इन दोनों ही चीज़ों ने, पहली तो इस विजिट ने, दूसरा इस मीटिंग ने क्या किया है जी, ये रिजल्ट इन हुई है, इन दोनों का नतीजा ये निकला है। और क्या निकला है, रिजल्ट इन हुई है ये पॉजिटिव आउटकम्स में, अच्छे नतीजों में, और 7 अग्रीमेंट्स में, 7 समझौतों में। आगे क्या कह रहा है, कोमा लगा के कह रहा है विच इंक्लूड द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट इन 26 ईयर्स। ये वो एग्रीमेंट्स हैं जिसमें शामिल है, भाई 7 हैं तो 7 में एक एग्रीमेंट ये वाला भी है, एक एग्रीमेंट ये वाला भी शामिल है। वो है कंक्लूजन यानी कि आखिरी फैसला, पहले वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट का, फर्स्ट वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट का पिछले 26 सालों के अंदर। अच्छा, और क्या शामिल है जी, इसमें एक चीज़ ये भी शामिल है, द लॉन्च ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टॉक्स। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में मुफ्त में व्यापार होगा एकदम बिना टैक्सेस के, तो ऐसी बातचीत का जो एग्रीमेंट भी शामिल है। और तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर्टिकुलरली इन द रेलवे सेक्टर। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं रेलवे सेक्टर में बांग्लादेश इंडिया में या इंडिया बांग्लादेश में करेगा, ये भी शामिल है। सिंपल सेंटेंस है, मेरे ख्याल से कुछ भी मुश्किल नहीं है। शेख हसीना की स्टेट विजिट हुई है और इनकी मीटिंग हुई है पीएम मोदी के साथ में, इन दोनों चीज़ों से रिजल्ट निकले हैं कई सारे पॉजिटिव आउटकम और 7 एग्रीमेंट्स। ये 7 ऐसे एग्रीमेंट हैं जिसमें 3 एग्रीमेंट तो ये वाले हैं। कौन कौन से शामिल हैं भाई इनमें, एक तो फर्स्ट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट पिछले 26 सालों का, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे होने वाली बातचीत पे एक एग्रीमेंट, और तीसरा लॉन्च किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को रेलवे सेक्टर के अंदर। स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टेट विजिट और मीटिंग दोनों की वर्ब है हैव रिजल्ट इन। रिजल्ट इन का मतलब होता है किस चीज़ का क्या नतीजा निकला। विच की वर्ब है इंक्लूड, विच आया है अग्रीमेंट्स के लिए, ये प्लूरल है इसीलिए विच की वर्ब भी प्लूरल है। एक क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में आता है, सर यहाँ बांग्लादेश ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ, भाई ऐसा लिख देते बांग्लादेश की पीएम, तो बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख जो है हसीनास, ऐसा भी लिख सकते थे। लेकिन याद रखें कंट्रीज़ के नाम को आप सीधे सीधे रख के एडजेक्टिव बना सकते हैं, इवन कंट्रीज़ नहीं बल्कि कोर्ट्स के लिए भी। जैसे आप ऐसा लिख रहे हो कोर्ट्स ऑर्डर, तो ये तो ठीक है ही, लेकिन ये भी ठीक है कोर्ट ऑर्डर। तो कंट्रीज़ और कोर्ट खास 2 ऐसे नाउन्स हैं जिनका पजेसिव बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लिख रहे हो इंडियाज़ जीडीपी, है ना, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो इंडिया जीडीपी। फर्स्ट केस में पजेसिव नाउन बना दिया आपने, सेकंड केस में इसको एडजेक्टिव बना दिया। तो याद रखना इस चीज़ को, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। यहाँ पे ऐसा भी लग सकता था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आउटकम का मतलब होता है नतीजा। कह रहे द वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट ऑन कुशियारा विच वॉज प्रिसीडेड बाय फर्स्ट जॉइंट रिवर कमीशन मीटिंग इन 12 years इज़ अ पर्टिकुलरली होपफुल साइन ऑन रिजॉल्विंग वाटर मैनेजमेंट। इतना ही पढ़ लेते हैं। कह रहे जो वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट है कुशियारा नदी पे, द कुशियारा, द क्यों लगाया गया, नदियों के नाम के आगे हमेशा द लगाते हैं। और कौन सा अग्रीमेंट है, कह रहे जो प्रीसीड हुआ था। अब प्रीसीड होने का मतलब क्या है, इससे पहले कोई और चीज़ आई थी। प्री मतलब पहले, सीड मतलब आना, ऐसा समझ लो। कह रहे जो प्रीसीड हुआ था, जिससे पहले आया था, और प्रीसीड बाय लगा के बता रहा है क्या पहले आया था, इसके पहले आया था फर्स्ट जॉइंट वाटर रिवर कमीशन मीटिंग, पहली बार दोनों कंट्रीज़ की वाटर कमीशन की मीटिंग्स, और कब, पिछले 12 सालों में। कह रहा है ये जो अग्रीमेंट है ना, जो मीटिंग के बिल्कुल बाद में आया है, जिसको प्रीसीड किया गया है इस मीटिंग के द्वारा, कह रहा है ये एग्रीमेंट इज़
एक खास करके होपफुल साइन है, आशा भरा एक अंदेशा है। और किस पे? ऑन रिजॉल्विंग वाटर मैनेजमेंट, रिजॉल्व करने पे वाटर मैनेजमेंट के इश्यूज़ को। कह रहा है एंड अ वेरी कंटेंशियस इशू ऑफ 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, और एक बहुत ही झगड़े वाले इशू का, कंटेंशियस इशू का जो है 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स का, ऐसी रिवर्स जिनकी बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश दोनों में आती है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हुआ ये एग्रीमेंट, तभी हो पाया जब दोनों कंट्रीज़ की मीटिंग हुई रिवर कमीशन की। 12 सालों में पहली बार ये मीटिंग हुई, और इससे आगे के लिए बड़ी होप्स आ गई हैं कि कई सारे झगड़े वाले इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। शेयरिंग अग्रीमेंट की वर्ब है इज़, विच की वर्ब है वॉज। विच आया इस एग्रीमेंट के लिए ऑफ कोर्स, तो इसीलिए विच की वर्ब भी सिंगुलर है। अग्रीमेंट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर है ना। प्रीसीडेड यहाँ पे मतलब बता रहा है कौन इससे पहले आया था। आप इसको सक्सीडेड लिखोगे तो ये सक्सीडेड वाला इसके बाद आ जाएगा। मुझे लगता है थोड़ी कन्फ्यूजन आपको हो रही होगी। मैं अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये सक्सीड और प्रीसीड दो वर्ब्स आपको याद रहेंगी। देखो ए, बी और सी। बी जो है ना, बी ये प्रीसीडेड बाय होता है ए से, और ये सक्सीडेड बाय होता है सी से। आ रही है बात समझ में? तो जो चीज़ आपको प्रीसीड करती है वो आपके पहले आती है, और जो चीज़ आपको सक्सीड करती है वो आपके बाद में आती है। तो इसी तरीके से ये शेयरिंग एग्रीमेंट था, ये प्रीसीड हुआ था इस मीटिंग के द्वारा। तो पहले मीटिंग हुई फिर एग्रीमेंट हुआ है ना, इस तरीके से आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंटेंशियस का मतलब है झगड़े भरा, क्वालसम, कॉम्बैटिव, कंट्रोवर्शियल, जिसमें हमेशा लड़ाई झगड़ा रहे। कह रहे वाइल देयर हैज़ बीन अ स्मॉलर एग्रीमेंट ऑन द विड्रॉल ऑफ 1.82 क्यूसेक्स फ्रॉम द फेनी इन द इंटरिम पीरियड, द कुशियारा एग्रीमेंट is the first time the center has been able to bring on board Assam and other northeastern states। और लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लो। अब देखो वाइल से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो कॉन्ट्रास्ट बताया जाएगा। कॉन्ट्रास्ट मतलब हालांकि ऐसा है लेकिन फिर भी ऐसा है ना। इस तरीके से वाइल से शुरू होने वाले सेंटेंस आपको कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। कह रहे हैं हालांकि या जहाँ, देयर हैज़ बीन वहाँ रहा है एक छोटा एग्रीमेंट, स्मॉलर एग्रीमेंट, और किस पे? विड्रॉल पे, निकाल लेने पे 1.82 क्यूसेक पानी को, इतना सारा पानी निकाल लेने को। और किससे? फेनी रिवर से, द फेनी से। और किस में? इंटरिम पीरियड में, बीच के पीरियड में। देखो अग्रीमेंट हो गया तो अभी एक दो हाथों हाथ तो होगा नहीं एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट, तो बीच में अगर 4-6 महीने चलते हैं तो 6 महीने के पीरियड में, इंटरिम पीरियड में फेनी रिवर से इतना पानी जो है दोनों में से कोई भी कंट्री निकालेगी। ऑफकोर्स इंडिया निकालेगी। कह रहे जहाँ ऐसा हुआ है वहीं पे हुआ क्या? कह रहे जो कुशियारा एग्रीमेंट है, जो बड़ा एग्रीमेंट है, छोटे की बात नहीं कर रहे अब। कह रहे वो फर्स्ट टाइम है, पहली दफ़ा है हमारा जो सेंटर है गवर्नमेंट, वो एबल रही है, वो सक्षम रही है कि वो ब्रिंग ऑन बोर्ड कर पाए, वो इंक्लूड कर पाए। और किसको? आसाम को और दूसरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। नहीं तो ये स्टेट्स क्या है, हमेशा सेंटर के खिलाफ जा करके या सेंटर की बात ना मान करके अग्रीमेंट करने से मना कर देती है बांग्लादेश से। तो पहली बार क्या हुआ कि सेंटर ने इन स्टेट्स को भी मना लिया कि आप भी आ जाओ, अब अपनी बात मान लो बांग्लादेश के हिसाब से, मतलब अपना जो है एक एग्रीमेंट जो हम कर लेते हैं, है ना। कह रहे ये फॉर द अग्रीमेंट सिंस द 1996 गंगा रिवर ट्रीटी, और ये आई हैं उस अग्रीमेंट के लिए जो पहली बार आया है 1996 के बाद, गंगा वाटर ट्रीटी के बाद। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से 96 से अब देख लो 22 हो गए, 26 साल हो गए। तो 26 साल में पहली बार एक एग्रीमेंट हो पाया क्योंकि भारत सरकार जो है इस बार सक्षम हुई आसाम और दूसरी स्टेट्स को मना करके एग्रीमेंट करवाने के लिए बांग्लादेश के साथ। सेंटेंस थोड़ा लंबा है लेकिन मेरे ख्याल से ईजी है। अब एग्रीमेंट की वर्ब है हैज़ बिन। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब रखी जाती है अगर देयर से क्लॉज शुरू हो रहा हो। देयर से जो वर्ब रखी गई ना इसके बाद, इसका देयर से कोई कनेक्शन नहीं है, सब्जेक्ट तो रखा गया यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। अच्छा, कुशियारा एग्रीमेंट की वर्ब है इज, सेंटर की वर्ब है हैज़ बिन। हैज़ बिन बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, सेंटर सक्षम रहा है ना। वैसे ही एग्रीमेंट भी एक छोटा एग्रीमेंट रहा है ना, हैज़ बिन बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, फटाफट से करवा देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे नदी हो, नाला हो, समंदर हो, ओशन हो, महासागर हो, इनके आगे आपको द लगाना है। इनफैक्ट कैनाल्स के आगे भी लगता है, जैसे पनामा कैनाल है, स्वेज कैनाल है ना, सबके आगे आपको हमेशा द को लगाना है। लेकिन याद ये रखना है कि लेक्स के नाम के आगे द नहीं आता, बस इसको एक एक्सेप्शन मान लो। अब इसमें लेक्स के नाम के आगे जब भी द आपको मिले, तालाबों के नाम के आगे, आप उसको द को निकालेंगे। जैसे
द लेक बेकाल इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड लेक इन एशिया। जो लेक बेकाल है वो सबसे बड़ी इनलैंड लेक है एशिया के अंदर, है ना। इनलैंड का मतलब है मतलब चारों तरफ से पानी से मतलब ज़मीन से घिरी हुई है, इनलैंड है। अब देखो लेक बेकाल, इसके आगे आप द नहीं लगा सकते, लेक्स के नाम के आगे द नहीं आता, इस द को निकाल देंगे। वैसे ही पैसिफिक ओशन इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ सेवरल लेक्स इंक्लूडिंग द लेक विक्टोरिया। पैसिफिक ओशन जो है, प्रशांत महासागर जो है, वो आखिरी मुकाम है, फाइनल डेस्टिनेशन है कई सारी लेक्स का, कई सारी तालाबों का, जिसमें शामिल है लेक विक्टोरिया भी। अब देखो यहाँ पे लेक विक्टोरिया के आगे आपने लगा दिया द, ये तो गलत है, इसको निकाल दो, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। और ये जो द है ना, इसको आपको लगाना है यहाँ पे। क्यों लगाना है? क्योंकि पैसिफिक ओशन तो अपने आगे द लेगा, ठीक है। तो लेक्स के आगे नेवर, और समंदरों के आगे, नदियों के आगे, सीज़ के आगे, कैनाल्स के आगे हमेशा आपको द लगाना है। तो यहाँ भी वही हुआ है, फेनी रिवर के आगे हमने द को लगाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ हो गया। कह रहा है हाउएवर द तीस्ता एग्रीमेंट ऑफ 2011 हेल्ड अप बाय वेस्ट बंगाल रिमेन्स इल्यूसिव। कह रहे फिर भी हाउएवर जो तीस्ता एग्रीमेंट है 2011 का, जो हेल्ड अप है, जिसको रजिस्ट किया जा रहा है, जिसका विरोध किया जा रहा है, जिसको रोक के रखा गया है, और किसके द्वारा? हमारी स्टेट वेस्ट बंगाल के द्वारा। कह रहे ये एग्रीमेंट है ना, बना हुआ है, रिमेन्स है, आज भी हमारे कब्जे से बाहर, एल्यूसिव। एल्यूसिव वर्ड करवाया था ना आपको मैंने, रेत जो है हाथ से फिसल जाती है। तो एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन आज तक बंगाल माना नहीं इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए, 2011 से आज तक। कह रहे अ पॉइंट मिस हसीना मेड सेवरल टाइम्स। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको शेख हसीना मैडम ने कई बार मेड किया, कई बार सबके सामने रखा इंडिया में आकर के। तो अग्रीमेंट की वर्ब है रिमेन्स, द तीस्ता एग्रीमेंट है तो ती बड़ा है, ये तीस्ता नदी की बात हो रही है यहाँ पे। हसीना की वर्ब है मेड। एल्यूसिव आप जान गए हैं, इवेसिव हो, जो आपके हाथ में ना आए, जो बचे, जो स्लिपरी हो, डिफिकल्ट टू कैच हो। हेल्ड अप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। ये होल्ड अप से बना है। होल्ड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को विरोध करना, रजिस्ट करना। तो आज भी वेस्ट बंगाल इसको रोक के बैठा है, कह रहा है कि हमारे हिसाब से ये एग्रीमेंट गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द तीस्ता रिवर एग्रीमेंट विल रिक्वायर मोर एफर्ट्स बाय द मोदी गवर्नमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम द ममता बनर्जी लेड स्टेट गवर्नमेंट। कह रहे ये जो रिवर एग्रीमेंट है तीस्ता का, इसको ज़रूरत होगी और ज़्यादा कोशिशों की मोदी की सरकार के द्वारा, सेंटर के द्वारा, और फ्लेक्सिबिलिटी की ममता बनर्जी के द्वारा, जो अगुवाई में चलती हुई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि बंगाल की सरकार के द्वारा। कह रहा है इफ़ द डील इज़ टू बी सील्ड सून। अगर डील को सील किया जाना है बहुत जल्दी। सील अ डील का मतलब होता है किसी समझौते को पूरा करना। तो कह रहे समझौते को अगर पूरा साइन करवाना है, अमलीकरण करवाना है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना है जल्दी, तो दोनों को ही अपने अपने काम करने पड़ेंगे। ये ममता बनर्जी लेड गवर्नमेंट समझ रहे हो ना, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट जिसको लीड कर रही है, जिसकी अगुवाई हो रही है ममता बनर्जी के द्वारा। लेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। चलो और आगे बढ़ते हैं। डील की वर्ब है इज। कह रहा है यहाँ पे कंडीशनल कौन सा बना हुआ है, पकड़ पाए क्या? कौन सा कंडीशनल बना हुआ है? फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है। अगर ऐसा होना है तो ऐसा होगा। अगर आज बादल होंगे तो आज बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो आज बाहर नहीं जाएंगे, है ना। तो अगर डील को सील करवाना है तो इनको ज़रूरत होगी और ज़्यादा एफर्ट्स की। फर्स्ट कंडीशन को यूज़ किया गया। कह रहे द टाइम लाइन ग्रोज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मिस हसीना हु इज़ ड्यू टू होल्ड इलेक्शंस एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। कह रहे जो पूरी टाइमलाइन है वो ग्रो हो जाती है, वो बढ़ के बड़ी हो जाती है, और क्या और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और किसके लिए? मिस हसीना के लिए, जो ड्यू हैं, बकाया हैं होल्ड करने में इलेक्शंस को अगले ईयर के एंड पे, एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। और ये सब कैसे होगा? कोमल बता रहे आफ्टर 3 टर्म्स इन द ऑफिस, ऑफिस में 3 टर्म्स के बाद। तो चौथी बार अब ये पीएम बनने जा रही हैं, अगले साल में इलेक्शन होगा। अगर उससे पहले ये सारा एग्रीमेंट नहीं हुआ तो इनको मुश्किल होगा वोटर्स को कन्विंस करने में। टाइमलाइन की वर्ब होगी ग्रोज, हु की वर्ब है इज। हु आया हसीना के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हु की वर्ब भी सिंगुलर है। आगे कह रहा है मच ऑफ हर फोकस वॉज ऑल्सो ऑन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन इंडस्ट्री विच नाउ कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ बांग्लादेश FDI इनफ्लोस। कह रहे ज़्यादातर उनका जो फोकस था हसीना का वो था, और साथ ही साथ किस पे था? ऑन अट्रैक्ट करने पे इन्वेस्टमेंट को, निवेश को भारत की इंडस्ट्री के द्वारा। कह रहे वो इन्वेस्टमेंट जो अब
कंस्टिट्यूट करती है, बनाती है एक छोटे से फ्रैक्शन को, स्मॉल फ्रैक्शन को, बांग्लादेश की एफडीआई के इन्वेस्टमेंट के इनफ्लोज को, इन्वेस्टमेंट की आवक को। इनफ्लोज मतलब आवक, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और बांग्लादेश आप समझते हैं। तो इनका ये भी बड़ा फोकस था कि इंडिया कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करे, क्योंकि अब काफ़ी एक छोटा सा हिस्सा इंडिया से इनकी इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी आ रहा है। मच की वर्ब है वॉज, विच की वर्ब है कॉन्स्टिट्यूट्स। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है मिल के बनाना, है ना। अब देख रहे हो यहाँ पे बांग्लादेशीज लिखा हुआ है, यहाँ पे चाहे तो आप इसको निकाल दें, इसको बांग्लादेश एफडीआई इनफ्लोज भी लिख सकते हैं। अच्छा, फोकस के बाद हमेशा ऑन लगाएं, फोकस ऑन, कंसंट्रेट ऑन, ये हमेशा ऐसे ही चलेंगे। चलिए, कह रहा मिस हसीना मेड पर्टिकुलर मेंशन ऑफ 2 डेडिकेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर इंडियन कंपनीज कमिंग अप एट मोंगला एंड मीरसराय। मिस हसीना ने पर्टिकुलर मेंशन मेक किया, खास जिक्र किया। मेड पर्टिकुलर मेंशन मतलब खास मेंशन को मेक किया, खास जिक्र किया 2 खास या डेडिकेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। और किसके लिए? इंडियन कंपनीज के लिए, जो कमिंग अप हो रहे हैं मोंगला में और मीरसराय नाम के डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वहाँ पे इंडिया सेज बनाएगा, इंडियन इंडस्ट्री वहाँ पे काम करेगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन शायद आप जानते होंगे, एकदम ऐसा होता है कि जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हो, है ना। इस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सेटअप किया जाता है बाहर की कंट्रीज़ की फर्म्स के लिए। चलिए, हसीना की वर्ब है मेड, आगे बढ़ते हैं। कह रहा मिस हसीनाज विजिट which follows her previous state visit in 2017 and Mr. Modi's visit to Bangladesh in 2021 have set India-Bangladesh ties on a firmer footing। कह रहा हसीना की विजिट ने, और कौन सी विजिट? जो फॉलो करती है या जो प्रिसीड बाय होती है ना। प्रिसीड बाय होना मतलब पहले इसके कोई और चीज़ आती है, फिर ये विजिट आई है, और फॉलो का मतलब भी वही है, ये विजिट बाद में आई है किसी चीज़ के। कह रहे ये वो विजिट है जो बाद में आती है, फॉलो करती है, प्रिसीडेड बाय होती है उसकी प्रीवियस विजिट से, स्टेट विजिट से 2017 के अंदर, और मिस्टर मोदी की विजिट से जो आई थी बांग्लादेश में 2021 के अंदर। कह रहे ये जो विजिट है ना दोनों के बाद आने वाली, इसने सेट कर दिया है, इसने रख दिया है इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों को और मजबूत प्लेटफॉर्म पे, फर्मर फुटिंग पे। फुटिंग मतलब प्लेटफॉर्म, फर्मर मतलब और ज़्यादा मजबूत, तो पहले से ज़्यादा मजबूत प्लेटफॉर्म पे दोनों कंट्रीज आ गई हैं। कह रहा एंड ऑन कोर्स फॉर क्लोजर एंगेजमेंट इन ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल टाइज। और इसने दोनों कंट्रीज को ऑन कोर्स फॉर भी रख दिया है। कोर्स मतलब रास्ता, ऑन मतलब रास्ते के ऊपर, और रास्ता फॉर लगा के बता रहा है कहाँ का। तो इसने उस रास्ते पे भी रख दिया है, दोनों कंट्रीज़ को कोर्स पे भी डाल दिया है, जो है अच्छी इंगेजमेंट का, बातचीत का, ट्रेड में, कनेक्टिविटी में, और लोगों के आपसी रिश्तों में, पीपल टू पीपल टाइज में। तो इस तरीके से इस विजिट से इतने फ़ायदे हुए हैं। विजिट और मोदीज विजिट दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। इनकी वर्ब है हैव सेट, विच की वर्ब है फॉलोज, विच आया इस विजिट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए विच की वर्ब भी सिंगुलर है। ऑन कोर्स फॉर मतलब इस रास्ते पे, फर्मर फुटिंग मतलब मजबूत प्लेटफॉर्म। चलो, कह रहा है हाउएवर द पॉजिटिव ट्रेंड इन टाइज गोज फर्दर बैक टू मिस हसीनास एडवेंट टू पावर इन 2009। कह रहा है हालांकि जो पॉजिटिव ट्रेंड था, जो अच्छा ट्रेंड था हमारे रिश्तों का, कह रहा है ये और पीछे जाता है, और पास्ट में जाता है, गोज फर्दर बैक। और कहाँ पे जाता है? हसीना के एडवेंट की तरफ, हसीना के आगमन की तरफ, जो आया था पावर में सन 2009 के अंदर। और कहाँ पे जाता है? हर यूनिलेटरल मूव्स टू शट डाउन टेरर ट्रेनिंग कैंप्स। उनका जो एक तरफा मूव था हसीना का, किसी ने उनको कहा नहीं था, अपने आप ही उन्होंने कर दिया, यूनिलेटरल मूव था, बंद कर देने का टेरर ट्रेनिंग कैंप्स को बांग्लादेश के अंदर। एंड टू हैंड ओवर मोर देन 20 वांटेड क्रिमिनल्स एंड टेरर सस्पेक्ट्स टू इंडिया। और हैंड ओवर कर देने का जो उनका काम था, ट्रांसफ़र कर देने का काम था 20 वांटेड क्रिमिनल्स को, बड़े बड़े अपराधियों को और टेरर सस्पेक्ट्स को, दहशतगर्दों को इंडिया की तरफ। तो जब हसीना ने ये सब काम किए थे 2009 में, पावर में आई, टेरर कैंप्स को बंद किया, अपने आप ही बंद कर दिया, सारे क्रिमिनल्स को यहाँ भेज दिया, तो वहीं से ही पॉजिटिव ट्रेंड दोनों कंट्रीज़ के बीच का शुरू हो चुका था। ट्रेंड की वर्ब है गोज फर्दर बैक। फर्दर बैक का मतलब है और पीछे, पास्ट में। एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, है ना, आगमन। यूनिलेटरल का मतलब है एक तरफा, जिसमें एक ही पार्टी हो, है ना। बाईलेटरल मतलब दो तरफा, ट्राईलेटरल मतलब तीन तरफा, मल्टीलेटरल मतलब बहुआयामी, कई तरफा। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, है ना। चलो, कह रहा है इट इज़ इनकम्बेंट ऑन न्यू दिल्ली विच हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम सच आउटकम्स एंड टर्न अराउंड इन रिलेशंस विद व्हाट यूज्ड टू बी एन इनिमिकल नेबर टू बी इक्वली सेंसिटिव टू ढाका's कंसर्न्स।
कह रहे अब ये जिम्मेदारी है इनकम्बेंट ऑन है नई दिल्ली पे। अब इनकम्बेंट ऑन देख चुके हो ना, ऑन या अपॉन लग जाए तो इनकम्बेंट बताता है आपकी जिम्मेदारी को। कह रहे अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत की, नई दिल्ली की, जिसने बेनिफिट उठाया है, फ़ायदा उठाया है, बेनिफिट फ्रॉम हुआ है इन सभी आउटकम से जो ऊपर आपको भी बताए गए हैं, और उस टर्न अराउंड से, उस रिवर्सल से, उस यू टर्न से जो हमारे दोनों कंट्रीज़ के रिश्तों में आया है। और कैसे आया है, किसके साथ आया है? एक ऐसी कंट्री के साथ आया है जो हुआ करती थी एक इनिमिकल नेबर। इनिमिकल मतलब अनफ्रेंडली, अनफेवरेबल। तो एकदम अनफ्रेंडली से ये कंट्री फ्रेंडली हो गई शेख हसीना के आने के बाद। तो अब नई दिल्ली का ये जो है ना पूरा फ़र्ज बनता है फ़ायदा उठाने के बाद इन चीज़ों का कि हम इक्वली सेंसिटिव हों, बराबर संवेदनशील हों ढाका के कंसर्न्स को लेकर के, ढाका की चिंताओं को लेकर के, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू कमेंट्स मेड बाय रूलिंग पार्टी लीडर्स ऑन रिपोर्टिंग रोहिंग्या रिफ्यूजीज। कह रहे खास करके जब बात हो, व्हेन इट कम्स टू मतलब जब बात हो, कह रहे खास करके जब बात हो उन कमेंट्स की जो मेक किए गए हैं रूलिंग पार्टी के लीडर्स के द्वारा, और वो कमेंट्स हैं डिपोर्ट करने पे, वापस भेजने पे रोहिंग्या के रेफ्यूजीज़ को। और कैसे भेजने पे? कंपेयरिंग अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट्स टू टर्माइट्स, कंपेयर करते हुए बिना डॉक्यूमेंट वाले माइग्रेंट्स को दीमक से यानी कि कीड़ों से। तो जब ये सब काम किए थे, पर्टिकुलरली इस जगह पे इंडिया को थोड़ा और सेंसिटिव होना चाहिए, ऐसी बातें इंडिया को नहीं बोलनी चाहिए। कह रहे द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के भी एंड द मोर रीसेंट रेफरेंसेस टू अनेक्सिंग बांग्लादेश फॉर अखंड भारत, और जो रिसेंट में कुछ रेफरेंसेस आए हैं अनेक्स करने को लेकर के, कब्जा कर लेने को लेकर के बांग्लादेश पे अखंड भारत के नाम पे। लंबा सेंटेंस है लेकिन बहुत आसान है, एक बार इसको अपने रिपीट करेंगे। देखो सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे। एक बार रिपीट करूँगा फिर इसकी स्ट्रक्चर आपको करवाता हूँ। ये जिम्मेदारी है अब नई दिल्ली की, इनकम्बेंट होना भारत पे, वो भारत जिसने बेनिफिट उठाया है, और किससे? इन सभी आउटकम से। सारे वहाँ पे दहशतगर्द जो है इंडिया में भेज दिए गए, है ना, सारे कैंप बंद कर दिए गए, और उस टर्न अराउंड से, रिवर्सल से, यू टर्न से, टर्न अराउंड मतलब पूरा तरीके से यू टर्न आना 180 डिग्री। कह रहे उस 180 डिग्री टर्न अराउंड से जो रिश्तों में आया है, और किसके साथ? एक ऐसी कंट्री के साथ में, वट के साथ में, जो हुआ करती थी हमारा एक अनफ्रेंडली नेबर। तो अनफ्रेंडली से एक कंट्री अचानक से फ्रेंडली हो गई 2009 के अंदर। अब हमारा इनकम्बेंट ऑन क्या है? इनकम्बेंट ऑन है उतना ही सेंसिटिव होना ढाका के कंसर्न्स के लिए, ढाका की चिंताओं के लिए। अब ढाका की चिंताएं क्या है? ये सारी की सारी ढाका की चिंताएं हैं। कह रहे खास करके जब बात हो उन कमेंट्स की जो कुछ नेताओं के द्वारा हमारे देश में दिए जाते हैं रूलिंग पार्टी के, कि हम डिपोर्ट कर देंगे रोहिंग्या के रेफ्यूजीज़ को, और कैसे करेंगे? कंपेयर करते हुए अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को, बिना आधार कार्ड वाले, बिना राशन कार्ड वाले माइग्रेंट्स को दीमक से यानी कि टर्माइट से, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, और रिसेंट में जो रेफरेंसेज आए हैं, जो इशारे आए हैं अनेक्स करने को लेकर के, कि कब्जा कर लेंगे, जोड़ देंगे बांग्लादेश को इंडिया से अखंड भारत के लिए। आगे बात समझ में? चलो, विच की वर्ब है हैज़ बेनिफिट, वट की वर्ब है यूज टू बी, है ना। इट की वर्ब है इज। इनकम्बेंट ऑन या अपॉन आप जानते हैं, आपकी मोरल या नेसेसरी ड्यूटी की बात यहाँ पे की जा रही है, ये वर्ड ऑलरेडी कर चुके हो। टर्न अराउंड का मतलब होता है 180 डिग्री का यू टर्न, जा रहे थे नॉर्थ में फिर चले गए साउथ में। व्हेन इट कम्स टू का मतलब होता है जब बात हो। टर्माइट, वर्मिन, कीड़े, दीमक, इंसेक्ट्स, है ना, इस वर्ड को आप देख चुके हो। अनेक्स का मतलब होता है जोड़ लेना, अपने साथ में कब्जा कर लेना, टेक ओवर कर लेना, बांग्लादेश को जोड़ लेंगे और अखंड भारत बना देंगे। ऐसी बातें भी इंडिया में कहीं हुई होंगी। चलो, कह रहा वाइल क्रॉस बॉर्डर सेंसिटिविटीज़ इन साउथ एशिया ऑफन रन हाई ओवर सच political rhetoric, it is necessary that New Delhi and Dhaka remain focused on their future cooperation। कह रहे जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर की जो सेंसिटिविटी है, बॉर्डर पार की जो संवेदनशीलताएं हैं, और कहाँ पे? साउथ एशिया में, अक्सर वो रन हाई करती हैं, उफान पे होती हैं। और कब? ऐसे पॉलिटिकल रिटोरिक के बाद में, नेताओं की बड़ी बड़ी जो है थोथी बातों के बाद में, है ना। जब भी कैसे कोई भी कंट्री का नेता ऐसी बात करता है साउथ एशिया में, इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका हो, तो ऐसे जो है क्रॉस बॉर्डर सेंसिटिविटी रन हाई करने लगती हैं, उफान पे आ जाती हैं। कह रहा जहाँ ऐसा है इस रिटोरिक के बाद, वहीं पे ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी है कि ढाका और दिल्ली जो हैं वो फोकस्ड रहें, पूरी तरीके से केंद्रित रखें अपने ध्यान को फ्यूचर की कोऑपरेशन पे। अब ये कौन सी कोऑपरेशन है? कह रहे जो कि बिल्ड ऑन देयर पास्ट है, पास्ट की पार्टनरशिप पे, जो बनी हुई है, टिकी हुई है उनके
पुराने रिश्तों को लेकर के। एंड वर्ड इज रेफर्ड टू एज स्पिरिट ऑफ 1971, करे जिसको रेफर किया जाता है स्पिरिट ऑफ 1971 के तौर पे दोनों की पार्टनरशिप जो 71 में शुरू हुई थी। आगे बात समझ में। सेंसिटिविटीज़ की वर्ब है रन हाई, 8 की वर्ब है इज, ढाका और दिल्ली की वर्ब है रिमेन, रिमेन फोकस्ड ऑन, एट नहीं ऑन। वट की वर्ब है इज रिफर्ड टू, रिफर के बाद में हमेशा टू लगाएं जिसकी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। स्पिरिट ऑफ 1971 एक पार्टनरशिप का नाम है। रिटोरिक, बॉल्डर डैश, मैग्नीलोक्वेंस, ग्रैंडीलोक्वेंस, हाईफाई टॉक है ना, इस वर्ड को आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंपल सा ही आर्टिकल है, यहाँ पे अपन रैप अप करेंगे क्लास को। एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, जो लोग नहीं सीखना चाहते हैं या ऑलरेडी जानते हैं आप स्किप कर सकते हैं, सीधे आप जो है क्विज पे पहुँचें, है ना। कॉन्सेप्ट मैं आपको 2 मिनट में करवा देता हूँ। यूज्ड टू के बाद में कभी आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखेंगे, कभी वर्ब की बेस फॉर्म देखेंगे। यहाँ पे लगा हुआ बी, और कभी कभी आप देखोगे यूज टू बीइंग, है ना, यूज टू प्ले और यूज टू प्लेइंग, यूज टू स्लीप और यूज टू स्लीपिंग। तो आपको चेक करना पड़ेगा कब टू के बाद में, यूज टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म लगानी है। अब ये कैसे करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर यूज टू में यूज्ड एक वर्ब हो तो इसके बाद आएगी वर्ब की बेस फॉर्म, और अगर यूज टू में यूज्ड एक एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव, तो इसके बाद में आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये तो हो गया रूल। अब इसको यूज़ करके दिखाता हूँ, अप्लाई करके। यूथ यूज टू स्लीप लेट एंड स्लीप और स्लीपिंग लेट इन द नाइट। यूथ जो हैं, जो हमारे समझ गए ना, मतलब नौजवान है, वो यूज टू थे। यूज टू का मतलब है ऐसा वो किया करते थे। आई यूज टू स्लीप, आई यूज टू ईट, मैं ऐसा किया करता था, मेरी आदत थी। तो यूथ जो है वो ऐसा किया करता था, और क्या किया करता था, रात में लेट सोया करता था, स्लीप इन द लेट इन द नाइट किया करता था। यहाँ पे यूज्ड आपकी मेन वर्ब है, यूज सब्जेक्ट है। यूज जैसे ही वर्ब बनी, यूज्ड जैसे ही मेन वर्ब बनी, तो टू के बाद में वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, आप लिखेंगे यूज टू स्लीप। बस आपको चेक कर लेना है मेन वर्ब है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब है या एडजेक्टिव है। अगर मेन वर्ब है तो आपको सीधे सीधे उसके बाद वर्ब के बेस फॉर्म को यूज़ करना है। अब यहाँ देखो, द यूथ आर यूज टू स्लीप या स्लीपिंग लेट इन द नाइट नाउ डेज। जो हमारे यूथ हैं वो आर यूज टू हैं। अब देखो आर यहाँ पे वर्ब है, यूज्ड एडजेक्टिव है। हमारा यूथ जो है आजकल इस चीज़ का आदी है। अब ये यूज बता रहा है आदी बने को, और किसका, रात में देरी से सोने का आजकल नाउ डेज। अब देखो यहाँ पे वर्ब है आर, और इसके बाद यूज्ड है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, तो इस केस में आप यूज़ करेंगे स्लीपिंग को। आ रही है बात समझ में। ये पैसिव वॉइस नहीं है, यूथ को आदि बनाया नहीं गया है। आर यूज टू ऐसे नहीं बने हैं, वो यूज टू हैं। जैसे आई एम मैरिड, शी इज़ यूज टू, है ना। तो इस तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में। तो उस केस में जब यूज टू एडजेक्टिव बने तो अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा। बस यही रूल है। अब इसका एक एक्सेप्शन बताता हूँ आपको। एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग का गैप है। वैक्सीन्स आर यूज टू इम्यूनाइज या इम्यूनाइजिंग अगेंस्ट डिसीजेस। वैक्सीन्स को इस्तेमाल किया जाता है डिसीजेस के अगेंस्ट इम्यूनाइज करने में, टीकाकरण करने में। अब यहाँ पे आप आर देख रहे हो और उसके बाद में यूज देख रहे हो, तो इसको एडजेक्टिव मत मान बैठना, ये पैसिव वॉइस है। वैक्सीन्स को डॉक्टर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, वैक्सीन्स आर यूज्ड। अरे बात समझ में। जैसे पानी को इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए, पेट्रोल को इस्तेमाल किया जाता है आग को लगाने के लिए, वैक्सीन्स को इस्तेमाल किया जाता है इम्यूनाइज करने के लिए। तो यहाँ पे आर यूज्ड, ये यूज्ड पैसिव वॉइस है, समझ गए ना। मेन वर्ब है, इसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं देना है, इसको देना है वर्ब की बेस फॉर्म। तो सीधे फॉर्मूला मत लगाया ना सर, इज, एम, आर, वॉज, वर देखूंगा तो यूज के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाऊंगा, नहीं। आपको चेक करना है कहीं पैसिव वॉइस तो नहीं बना हुआ। यहाँ पे पैसिव वॉइस नहीं है, यहाँ पे पैसिव वॉइस नहीं है, यहाँ पे पैसिव वॉइस है। चलिए, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आज के क्विज में यूज़ करेंगे। आ जाओ फटाफट से क्विज पे। फर्स्ट में आपसे पूछा है स्वेज कनाल से पहले द लगाओगे, अ लगाओगे, एन लगाओगे या कुछ भी नहीं लगाओगे। तो ये आपको खुद से देखना है, ऑलरेडी करवा चुका हूँ। सेकंड में आपसे पूछा है यूज्ड टू के बाद में सरकम नेविगेटिंग, सरकम नेविगेट, सरकम नेविगेटेड या क्रॉसिंग, क्या लगाओगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, आईएनजी फॉर्म लगाओगे, वर्ब की बेस फॉर्म लगाओगे। तो फॉर्मूला आपको पता है, आप चेक कर लो ये यूज टू क्या है यहाँ पे, उसके हिसाब से सही वर्ब दे दो। थर्ड में अगेन यूज टू आपको दिया गया है और इसके बाद में एक वर्ब आपसे पूछी गई है। अब आपको चेक करना पड़ेगा इज, एम, आर प्लस यूज टू कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपने अभी किया है। इनिमिकल वर्ड के सिनोनिम पूछे आपसे, मेरे ख्याल से सबको ही आता ही होगा। चारों वर्ड्स के मीनिंग निकालो, एक मीनिंग इसका इनिमिकल का सिनोनिम होगा। अच्छा, लास्ट में आपसे सेंटेंस इंप्रूव करने के लिए किया गया है इट इज़ इनकम्बेंट फॉर द पीपल टू वोट फॉर ऑनेस्ट कैंडिडेट्स। ये लोगों के लिए इनकम्बेंट है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऑनेस्ट कैंडिडेट्स को वोट करें। इनकम्बेंट वर्ड को कैसे सही तरीके से यूज़ किया जाता है, आपको यहाँ पे उसको इंप्रूव करके सेंटेंस को लिखना है।
ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चंस के रिप्लाई मिलेंगे इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। नीचे जाओ, क्लास के फर्स्ट कमेंट पिन कमेंट में आंसर्स रखे हुए हैं हिंट्स के साथ में। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। 2 से 3 सेंटेंसेस में अगर आप इसको समराइज कर सकें पूरे चैप्टर को तो जरूर से लिखने की कोशिश करना इंग्लिश में इन द कमेंट सेक्शन। होगी कल कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, लास्ट मोमेंट पे कोर्स नहीं लेना है। कोर्स लेने का वक्त पहले होता है एग्ज़ाम से, 2 महीना 3 महीना पहले अपने आप को टाइम दो, मेहनत करो, सर आपके साथ हैं। कोई भी क्वेरी होती है ये नंबर है, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अंटिल देन साइनिंग आउट।